हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके लिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना करते हैं। ये रहा हमारा एक निर्देश तंत्र। ये एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस का जो कटान बिंदु है ये हो गया आपका ओ यहाँ पर मूल बिंदु है या जिसे निर्देश बिंदु भी कहते हैं। निर्देश तंत्र में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 उपस्थित हैं और इन दोनों की प्रकृति सेम है, मतलब दोनों सजातीय आवेश हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेश कैसे हैं? सजातीय आवेश है। Q1 बिंदु आवेश A पर स्थित है, Q2 बिंदु आवेश B पर स्थित है। Q1 की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी पोजीशन वेक्टर की, स्थिति सदिश की। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं, O से स्टार्ट करते हैं और A पे आके एंड करते हैं उसका। तो ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर। एरो कुछ इस तरह से होता है कि उसका टेल O पे होता है और हेड आपका A पे होगा, और इस पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दिया R1 वेक्टर। तो नोट कर लेते हैं, माना हमने क्या मान रखा है कि R1 वेक्टर क्या है, यहाँ पर Q1 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। और इसी तरीके से Q2 आवेश की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। इसके लिए हम एक एरो बनाते हैं और एरो कुछ इस तरह से होगा कि उसका टेल O पे रहे और हेड आपका B पे रहे। इसका नाम दिया हमने R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या है आपका? Q2 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश। अब देखिए, यहाँ पर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 पर Q2 आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा और बल की दिशा इस तरह से होगी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया। देखिए, Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज बल आरोपित करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस बल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और इसका नाम दिया हमने F12 वेक्टर। सिमिलरली Q2 आवेश को Q1 आवेश प्रतिकर्षित करेगा और उसकी दिशा कुछ इस तरह से होगी, और ये हो गया आपका F21 वेक्टर। तो यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं इसको। यहां पर F12 वेक्टर क्या है? Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा आरोपित कूलाम बल। सिमिलरली आपका F21 वेक्टर क्या हो जाएगा? Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित कूलाम बल।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर कि अगर आप ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं ए टू बी, मतलब आप इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो आप बात कर रहे हैं ए बी वेक्टर की, तो आप मूव कर रहे हैं ए टू बी, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा R12 वेक्टर से। इस ए बी वेक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? R12 वेक्टर से, अगर आप मूव कर रहे हैं ए टू बी। और अगर आप मूव कर रहे हैं बी टू ए, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर R21 वेक्टर से। ध्यान दीजिएगा, R21 वेक्टर है आपका BA वेक्टर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर की वैल्यू क्या होने वाली है। Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा आरोपित कूलाम्ब बल, और उसको मैंने नोट किया है F12 वेक्टर से। तो F12 वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनिएगा, 1 पर 2 की वजह से फोर्स लग रहा है और फोर्स की डायरेक्शन है F12 वेक्टर, तो आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो BA वेक्टर की करनी है, BA वेक्टर की करनी है। और हम जानते हैं कि जो BA वेक्टर की जो वैल्यू है उसको हमने क्या बोला है? R21 वेक्टर बोला है, मतलब मोड ऑफ R21 वेक्टर होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर। ये हुआ इतना सा मैग्नीट्यूड। हमें चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए जरूरत होती है आपको यूनिट वेक्टर की, इकाई सदिश की। और इकाई सदिश हमेशा दिए हुए सदिश की दिशा में होता है, और दिया हुआ सदिश यहाँ पे कौन है? R21 वेक्टर है। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो होगा R21 कैप। और अगर मैं यहां पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इकाई सदिश की परिभाषा को अगर मैं यूज करता हूं तो इकाई सदिश क्या होता है? तो आप कहोगे सर इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। इकाई सदिश कितना है यहाँ पे? R21 कैप। दिया हुआ सदिश कौन सा है? दिया हुआ सदिश R21 वेक्टर है। तो ये हो गया आपका R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। ये R21 कैप की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपकी वैल्यू बन जाएगी F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर। और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर क्यूब हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21 की पावर 3, और यहाँ हो गया R21 वेक्टर। अब मैं अगर F12 वेक्टर को स्थिति सदिश के पदों में लिखने की कोशिश करूं तो उसके लिए मुझे एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका
मूल बिंदु ओ ए वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा आपका ओ ए वेक्टर और इसको हमने बोला है R1 वेक्टर। सिमिलरली ओ बी वेक्टर के पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये बन गया आपका ओ बी वेक्टर, ये है आपका R2 वेक्टर। अब देखिए फोर्स लग रहा है आपका F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, मतलब हमें B2A मूव करना पड़ेगा। वेक्टर कंसीडर करेंगे B2A, मतलब BA वेक्टर कंसीडर करेंगे और BA वेक्टर कंसीडर करने के लिए हमें एरो की रिक्वायरमेंट होगी। एरो ये बना दिया इस डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दे रखा है R21 वेक्टर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के नियम का उपयोग करके R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के नियम के अनुसार हम कहते हैं कि यदि दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किए जाएं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके परिणामी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ क्रमागत सदिश कौन से होंगे, OB प्लस BA। तो यहाँ बना OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इक्वल्स टू बन गया OA वेक्टर। इसकी वैल्यू पुट कर दो, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से R21 वेक्टर की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में R21 वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 की पावर 3 और यहाँ बन गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये बना दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित कूलाम्ब बल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या आई है आपकी, इक्वेशन 1 है आपका F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ बन गया R21 कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 पावर 3 और यहाँ बन गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा आरोपित कूलाम्ब बल। जिसकी वैल्यू होती है F21 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा F21 वेक्टर, और F21 वेक्टर की वैल्यू हम कूलाम्ब्स लॉ से निकाल सकते हैं। वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। देखिए F21 फोर्स को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा AB वेक्टर, और AB वेक्टर के लिए हमारे पास में वेक्टर यूज होगा R12 वेक्टर। तो यहाँ आ जाएगा मॉडुलस ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर। ये है हमारा मैग्नीट्यूड। इसकी दिशा प्रदर्शित करने के लिए हमें इकाई सदिश की आवश्यकता है। इकाई सदिश यहाँ पर होगा R12 वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यहाँ बन गया R12 कैप। वापिस से वही, इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर बोला हमने 3rd। इकाई सदिश की परिभाषा से इकाई सदिश बराबर होगा सदिश बटे सदिश का परिमाण।
इकाई सदिश कितना है यहाँ पे r12 कैप, तो दिया हुआ सदिश कौन सा है r12 वेक्टर, तो ये बन गया r12 वेक्टर और यहाँ बन जाएगा मॉडुलस ऑफ r12 वेक्टर। ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये वैल्यू पुट किया तो हमने मिला f21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ बन गया r12 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r12 वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r12 की पावर 3 और यहाँ आ जाएगा r12 वेक्टर। और यहाँ इसको ये अल्टीमेटली अपने पास वैल्यू आ रखी है f21, यहाँ नोट कर लेते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर, ये इसका मॉडुलस पावर 3 r12 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, f21 को अगर स्थिति सदिश के पदों में लिखने की कोशिश करें, स्थिति सदिश के पदों में, तो हमें एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो वापस से वही डायग्राम, ओ आपका मूल बिंदु है और ये आपका ओ ए के पैरेलल में हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये वापस से ओ ए हो गया, ये है आपका r1 वेक्टर और इस तरह से आपका लग रहा है ओ बी वेक्टर और इसको हमने बोला है r2 वेक्टर और फोर्स लग रहा है F21, तो F21 इस तरह से है तो हमें ए बी वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर बनाने के लिए हमें एरो बनाना पड़ेगा, ये लगा दिया एरो और टैल हो गया ए, हेड हो गया बी। इसको हमने रिप्रेजेंट किया है r12 वेक्टर से, r12 वेक्टर से। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगाइए। त्रिभुज का नियम वापस से वही कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिश निरूपित किए जाते हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके परिणामी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देखिए क्रमागत हो गया ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इक्वल्स टू बन गया ओ बी वैक्टर। ओ ए कितना है r1 वैक्टर प्लस r12 वैक्टर इक्वल्स टू आ गया r2 वैक्टर। तो यहाँ से r12 वैक्टर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है r2 माइनस r1। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ r2 माइनस r1 पावर 3 और यहाँ हो जाएगा r2 माइनस r1, इक्वेशन नंबर 4। देखिए हमारे पास में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 स्थिति सदिश के पदों में है, जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल्स में पॉइंट चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स देगा और कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन वेक्टर निकालकर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में एक चीज़ क्लियर है इस डायग्राम को देखकर कि ए बी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर होने वाला है उसका मॉडुलस जो होगा वो किसके इक्वल में होने वाला है, बी ए वेक्टर के होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 1 में ये आपका और इक्वेशन 3 में ये दोनों को दोनों इक्वल हैं, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है मतलब यहाँ पर ए बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो माइनस बी ए वेक्टर की है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो r21 कैप जो होगा वो r21 कैप किस डायरेक्शन में जा रहा है, r21 कैप जा रहा है b to a, जबकि यहाँ पर r12 कैप है ये जा रहा है a to b। तो दोनों इकाई सदिश हैं और इकाई सदिश के बारे में हम जानते हैं कि इकाई सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो एक होता है, वो दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि r12 कैप जो होगा वो माइनस r21 कैप होने वाला है। इसके साथ साथ में हमें ये भी पता है
कि R12 का जो मोड होता है वो आपका मोड ऑफ R21 है। इससे हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर की जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस F21 वेक्टर के इक्वल आने वाली है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम के सदिश निरूपण में हमें F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये है हमारा कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। बेसिकली ये नियम यूज कहाँ आता है इस चीज को समझते हैं। अगर आपके पास में दो बिंदु आवेश हैं और उनके मध्य स्थिर विद्युत बल की गणना करनी हो तो हमें कूलॉम का नियम यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, दो से अधिक आवेश उपस्थित है, उनके मध्य लगने वाले बल की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो हम कूलॉम के नियम का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तब हमें जरूरत पड़ती है अध्यारोपण सिद्धांत की। देखिए इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये कोई निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र में आपके n बिंदु आवेश उपस्थित हैं। इस निर्देश तंत्र में n बिंदु आवेश उपस्थित हैं। मान लीजिए ये रहा आपका Q1 आवेश और मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर इस निर्देश तंत्र में n बिंदु आवेश उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में Q1 आवेश यहाँ उपस्थित है और Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। और आपके पास में Q2 आवेश यहाँ उपस्थित है। Q3 आवेश इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है। और एज्यूम कर लेते हैं ये रहा आपका nवां बिंदु आवेश जिसका पोजीशन वेक्टर एज्यूम किया Rn वेक्टर। अब हम जानते हैं कि Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 पर Q2 फोर्स अप्लाई करेगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया आपका F12 वेक्टर। सिमिलरली 3 1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। ये बन गया आपका F13 वेक्टर। और nवां पार्टिकल इस Q1 पर चार्ज एक्सेप्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये बन गया आपका Fn वेक्टर। तो इस तरह से इस सिस्टम में स्मॉल n पॉइंट चार्जेस अवेलेबल है अपने पास में और सारे के सारे चार्ज इस Q1 चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब हमें इस Q1 चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अध्यारोपण सिद्धांत की। तो अध्यारोपण सिद्धांत का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार दिए गए आवेश पर इसके चारों ओर स्थित
चारों ओर स्थित अन्य आवेशों द्वारा आरोपित कुल बल का मान इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपके n चार्जेस अवेलेबल हैं इस सिस्टम में, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q1 को मैं डिनोट करता हूं F नेट से, तो वो इक्वल होने वाला है F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, इस तरह से डैश 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 प्लस F1n वेक्टर से। ये आएगा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत।